नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। These are the situation. So that is why there's certain judicial interpretation through which we'll say, okay, if situation is like this, then court will lift the corporate bail. Now the third situation is where the company is acting as an agent of shareholder in this Guilford Motor Company Limited, Mr. Horn. बहुत ही important case law है ये आपका Mr. Horn का, right? This is a UK company law case और I think सबसे interesting है ये आपका Guilford Motor. आप समझिए क्योंकि इसमें काफी सारी judicial interpretations हैं. Because Mr. Horn was earlier working into Guilford Motor Company and the Mr. Horn ने फिर अपनी खुद की एक कंपनी ओपन कर ली. गिलफर्ड मोटर के साथ जब मिस्टर हॉर्न एंटर हुए थे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में, सो टर्म और कंडीशन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाज दिस कि अगर आप गिलफर्ड मोटर में काम कर चुके हैं तो, क्योंकि आप भी समझते हैं कि जैसे जो भी कार से रिलेटेड थिंग होती है, बिकॉज जो मोटर कंपनीज होती है अपार्ट फ्रॉम सेलिंग अप कार्स, स्पेयर पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं. सो गिलफर्ड मोटर वाज ऑल्दो बेसिकली कार सेलिंग कंपनी थी, along with that spare parts and after sale services was given by Guilford Motor. जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो तो आपकी क्लाइंटेज बड़ी पीआर पे चलती है, लाइक यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज आप उनको आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं. सो ये इन्होंने अपने गिलफर्ड मोटर ने पहले ही लिख दिया था अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे वर्क करेगा, it's a term condition of this employment that he will not solicit with a customer of a company after leaving this company. Company को छोड़ने के बाद you can't solicit with the customer of a company. तो मिस्टर हॉर्न लेफ्ट द कंपनी, छोड़ देते हैं कंपनी को छोड़ने के बाद वो खुद की एक कंपनी बना लेते हैं और उस कंपनी का बिजनेस वाज द सेम बिजनेस जो गिलफर्ड मोटर किया करता था. So it was a breach of contract kind of thing. And मिस्टर हॉर्न ने तो इतना तक किया कि उन्होंने फ्लायर्स जो होते हैं फ्लायर्स स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए दैट सारी की सारी स्पेयर एंड सर्विसेज टू ऑल द मॉडल्स ऑफ गिलफर्ड व्हीकल कंपनी के सारे. सो दिस वाज द केस इन विच it was related to where the company is acting as an agent of the shareholder. उसमें basically we'll cover this, where the provision of fraud and improper conduct, again Guilford Motor, protection of revenue. So these are the two things which are covered by this particular case. हम करेंगे इस case को. Very interesting case. Now the next is protection of revenue. This is the fifth situation, protection of revenue. This was in Sir Dinshaw Manikpatit. Again very interesting case law. ये सारे टिप्स पे रखने हैं आपको केस लॉज जितने भी हैं. सो इन दिस दिनशा मैनिकपतित, ही वाज वेरी रिच पर्सन एंड इनका काम क्या था? इनका काम सिर्फ ये था कि सारा मनी मार्केट में शेयर्स में लगाना और शेयर से जो डिविडेंड इनकम मिलती है आपको उसको, दैट इज योर प्रॉफिट, दैट इज योर इनकम, राइट? एंड यू नो दिस थिंग, दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिविडेंड इनकम वाज टैक्सेबल. तो दिनशा मानिकपतित एज अ पर्सन, एज अ नेचुरल पर्सन बहुत सारा मनी लगाते थे शेयर्स में एंड शेयर्स का जो प्रॉफिट या इनकम हुआ करता था दैट वाज क्वाइट ह्यूज एंड इतने ह्यूज पे ही हैज टू पे टैक्सेस आल्सो. सो अब उन्होंने क्या किया, उनको पता लग गया कि देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन वाला कंसेप्ट इनको पता लग गया. इन्होंने क्या किया, उतना मनी अब वो खुद नहीं लगाते थे, अब उन्होंने 4 छोटी कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर ली. अब इन कंपनी, यू नो दिस थिंग, कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी कैन परचेज शेयर एज वेल विद इट्स ओन नेम. सो ये चारों कंपनीज में जो इनके पास अमाउंट था उसको 4 पार्ट्स में बाइफरकेट किया इक्वली एंड नाउ कंपनी यूज्ड टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट एंड मार्केट से जो भी इंटरेस्ट जनरेट होता, इनकम जनरेट होती, वो टैक्स फ्री जोन में होती. आपने भी देखा ना इंडिया में भी इनकम टैक्स में कितना एक सिस्टम है कि फीमेल है और मेल है और इतने लाख रुपीस
पर ईयर आप कर रहे हो तो टैक्स फ्री जोन में है. इन अ सेम वे यहाँ पे भी जो डिविडेंड इनकम अराइज हो रही थी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट में ये चारों कंपनीज जो इन्वेस्ट करती थी, सो दैट वाज कमिंग इनटू टैक्स फ्री जोन. और वो चारों की चारों कंपनीज वो जितना भी इनकम करती वो सारी की सारी किसको देती? दिनशा मानिक पतित को. So what he was doing actually, he was misutilizing this company. He used to say that it's company only who is doing this. So इस situation में corporate veil को lift किया गया and court, peeped into the MOA, AOA of this company. तो पता लगा company का only business was this, just to invest in a market and market से जो भी income आता, amount आता, उसको अपनी बैलेंस शीट में वो ये शो करते, बैड डेट्स में शो कर देते सारा का सारा अमाउंट. और वो बैड डेट्स नहीं था, एक्चुअली में वो जितना अमाउंट था उससे दिनशा मानिक बजट को ट्रांसफर कर दिया करते थे. सो ही वाज यूजिंग दिस आर्टिफिशियल पर्सन एज अ व्हीकल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू. सो दिस इज नॉट अलाउड. नाउ नेक्स्ट इज वेयर कंपनीज शेम अगेन गिलफर्ड मोटर्स. So 3 cases, 3 points where companies shame and provision of fraud or improper conduct, and this where the company is acting as an agent of shareholder. So these are the 5 situations under judicial interpretation. Now, yes, this protecting a public policy as well. ये भी एक आपका छोटा सा point है, ये भी हम cover कर लेंगे. Now, statutory provisions. I'm audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the second part of lifting of corporate veil. So these are the situations which are basically expressly enumerated in your Companies Act 2013. So under these situations, under these statutory provision, if companies coming into these situations, so court will lift the corporate veil. ठीक है? So the first is a number of member below statutory minimum. आपको मैंने बताया था that to form a public company, to run a public company, you just need at least 7 members. आपको 7 members चाहिए होते हैं. मैं आपको बहुत rough आज idea दे रही हूँ because Tuesday onwards we don't have a class on Monday, so Tuesday onwards एक चीज को proper करेंगे. I'm just giving you a glimpse of complete piercing of corporate veil concept. इसका पूरा आपको glimpse दे रही हूँ अभी मैं. So in a statutory provision, so the first is a number of member below statutory minimum. In this particular thing, particular topic, you know this thing, to form to incorporate a public company or to run a public company, you just need minimum 7 members. Suppose कीजिए 7 में से 1 person withdraw कर लेता है. So now how many members are there? So there are only 6 members. And companies running its business with the below statutory minimum, more than 6 months, right? So now in this situation also, if कुछ गड़बड़ होता है, if there's a fraud, if there's a something which is जिसमें third party आपके against claim कर लेती है, so in that situation also company will pierce the corporate veil. So court will pierce the corporate veil. Court will not regard the concept of separate legal entity. So this is the first situation. Second situation, when company is not mentioned on the bills of exchange. So under this particular topic, this is the second statutory provision which is made in Companies Act 2013. Under this, negotiable instrument. So in India, there are 3 kinds of negotiable instruments. First is promissory note, second is bill of exchange, and third is check. So on these 3 basic, these 3 negotiable instrument, if company name is not mentioned, not properly mentioned, not fully mentioned, जैसे कंपनी का नाम है उसमें apostrophe s लगता है suppose कीजिए, और आपने वो सब नहीं, proper name is not there, then also the person who is signed that instrument will be personally liable. ऐसा नहीं माना जाएगा that company has entered into a contract since you have not mentioned the name of a company in a proper way. So this is a second situation. Third situation, failure to refund application money.
This is the third situation when court can lift the corporate veil of a company. Again, what is a refund of application money? ये क्या होता है? Example, Tata Steel ने एक plant, Tata Steel ने एक project open किया. There's a new project, and for that project we just need 500 CR to start that project. So this is a public company. आपको पता है पब्लिक कंपनी कहाँ से फंड रेजिंग करती है? पब्लिक से, बिकॉज पब्लिक की कंपनी है तो पब्लिक का मनी इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर कंपनी. ये जो मैं आपको बोलती हूँ ना, पब्लिक की कंपनी, पब्लिक का मनी, ये चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए. प्राइवेट इज अ प्राइवेट अफेयर ऑलवेज, राइट? सो इन अ पब्लिक कंपनी, सिंस द मेंबरशिप इज अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर हो सकते हैं. वंस यू विल टेक अ शेयर, आप किसी ने एक करके शेयर लेना शुरू किया है तो कितने मेंबर्स हो जाएंगे? अनलिमिटेड, राइट? सो अनलिमिटेड मेंबरशिप इसीलिए तो है. So public can enter in a, by taking a share in that company, you can become a shareholder of that company. आप member भी बन जाते हो. वैसे technically there is a difference between membership and shareholding. ठीक है? But आपके लिए, because since we are a law student, हम कोई CA CS नहीं कर रहे, so I'll not go into that much nitty gritty. For you, a shareholder is a member of a company, right? Now, what is all about this failure to refund application money? आपको पता है पब्लिक कंपनी टाटा स्टील, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ये टाटा स्टील इज स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹500 CR. 500 CR चाहिए इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए. अब फंड कहाँ से आएगा? फंड के लिए they'll raise a prospectus. फंड विल बी रेज्ड थ्रू अ प्रोस्पेक्टस. आईपीओ निकाला आपने, उसमें आपने प्रोस्पेक्टर निकाला, एब्रिज्ड फॉर्म में निकलता है जो आपके न्यूज़पेपर्स में आता है. वहां पे कंपनी ने एग्जिबिट कर दिया. अब जैसे ही शेयर्स आना स्टार्ट होते हैं, ऑल्दो इन अ कंपनी द रेगुलेटरी बॉडी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बट वंस अ कंपनी इज डीलिंग इनटू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सो सेबी रेगुलेशन विल प्रिवेल. सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट. सो हम शेयर्स में जा रहे हैं. शेयर्स कैसे? शेयर्स क्यों? टू रेज अ फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो सेबी के देयर सर्टेन रेगुलेशंस. सेबी के रेगुलेशंस में ये होता है कि सेबी फर्स्ट मूवमेंट पे जब आप प्रपोज करते हो सेबी को कि दैट वी आर जस्ट कमिंग विद द न्यू प्रोजेक्ट वर्थ 500 CR एंड वी विल रेज दिस 500 CR थ्रू अ पब्लिक. तो इन दैट सिचुएशन होता क्या है कि यू हैव टू लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं कि जिसमें सेबी आपसे पूछती है कि मिनिमम कितने पे आप पे प्रोजेक्ट शुरू कर लोगे, तो आपको बेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताना पड़ता है. सो द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वी आर सेइंग, सिंस इट्स अ 5 CR प्रोजेक्ट, 350 तक अगर सब्सक्रिप्शन आ गया, ऐसा थोड़ी है कि 500 CR हम पब्लिक से मांग रहे हैं, 500 CR हमें मिल ही जाएंगे. ऐसा नहीं है. कभी तो आईपीओ वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है कि 500 CR के 1000 CR आ गए. रिमेंबर एक बार रिलायंस का इस टाइप का आईपीओ निकला था, आई थिंक सब ने लिए थे उसके शेयर्स, ओवर सब्सक्राइब था वो. सो देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, देयर इज अ चांसेस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो यू हैव टू गिव अ लिमिट, कि लिमिट है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में. 500 CR में से अगर 350 CR भी जनरेट हो जाते हैं थ्रू अ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, पब्लिक शेयर ले लेती है 350 CR तक के भी, तो भी वी विल स्टार्ट. वो एक आप लिमिट देते हैं कि 350 to 360 के बीच में अगर हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है तो वी विल स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट. बट 350 से नीचे गया, वी कांट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट. हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 350 तो चाहिए. इस सिचुएशन में सपोज कीजिए 500 CR का प्रोजेक्ट है और पब्लिक ने 320 CR का शेयर्स परचेस कर लिए हैं. लास्ट डेट जो आपकी होती है, कुछ टाइम लिमिट भी तो देते हैं आप, तो लास्ट डेट पे पता लगता है पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो हुआ है 320 CR तक कंट्रीब्यूट हुआ है. दैट मींस हम अपने बेयर मिनिमम से कितना दूर हैं? 30 CR दूर हैं. सो इन दैट सिचुएशन, अगेन हाइपोथेटिकल दे रही हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए. In that situation, company will withdraw this project particularly. That public is not interested to invest money in this particular project.
and this is under subscription, and that too limit से भी काफी कम है. So in that situation we are withdrawing this particular project. ये SEBI के कुछ rules होते हैं. So उस situation में you have to refund the application money of 320 CR का जिन्होंने contribution किया है. वो आपको money within 10 days refund करनी होती है. Or within 10 days, if you are not able to refund that particular application money, so the director who is involved in this complete process will be liable to pay this amount with interest of rate of 6% per annum, right? So in this situation भी हम ये नहीं कहेंगे company is responsible. Now we'll just try to find out that particular officer in charge, that director particularly, who is handling this particular prospectus and raising of fund or something, ये सब चीजों को जो मैनेज कर रहा है, जिसने सिग्नेचर किए हैं सेबी रेगुलेशंस पे. सो दिस इज अगेन, इतना आप ध्यान रख लीजिए, जब भी किसी डायरेक्टर को, किसी ऑफिसर इंचार्ज को हम पर्सनल लायबल ठहरा रहे हैं, वो सिचुएशन ये ही है. इफ somebody is personally liable, that means company is not liable. That means court is lifting a corporate veil. Clear? Fraudulent trading, I don't feel so कुछ बताने की जरूरत है इसमें. ग्रुप अकाउंट्स, सब्सिडरी एंड पेरेंट कंपनी की कई चीजों में यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप अकाउंट. ये हम उसी दिन डिस्कस करेंगे. एरियर ऑफ टैक्स, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हमको पता लगता है कुछ टैक्स लायबिलिटीज पड़ी हुई हैं, तो एक ही डायरेक्टर थोड़ी रहेगा पूरे टाइम में. इफ अ कंपनी इज अ 50-year-old कंपनी, सो 50-year-old कंपनी में सपोज कीजिए 1989 टू 1990 के बीच का 1 ईयर का जो है वो इनकम टैक्स आपने भरा नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन उस पर्टिकुलर टाइम में who was a director, so for that purpose we have to lift a corporate veil. Court will lift a corporate veil. Income Tax Act में there is a section 179. So area of tax, उसमें फिर उस that person will be liable for that particular tax, right? Next is holding subsidiary company, ये भी हम उसी टाइम करेंगे. And Ultra Vires Act. Ultra Vires Act means a company is acting beyond its power. That means Ultra Vires क्या होता है? Beyond. Vires means its power. So when a company is acting beyond its power, company की power कहाँ होती है? Company's power is always lies in ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जो आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, इन दैट डॉक्यूमेंट अंडर योर थर्ड क्लॉज विच इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, यू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ कंपनी. आपने डिफाइन कर दिया अंडर ऑब्जेक्ट क्लॉज कि कंपनी इज इनटू फर्नीचर में वर्क करती है, एंड यू हैव स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड दिस कंपनी इज वर्किंग इनटू स्टील फर्नीचर. तो फर्नीचर तो बहुत सारे होते हैं, बट स्टील के फर्नीचर में काम करती है. नाउ कंपनी इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी के साथ कंपनी एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में, एंड थर्ड पार्टी इज डीलिंग विद वुडन मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर. सो कंपनी को तो पता है ना कि हमारी पावर यही है कि वी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद दोज पीपल ओनली हु आर समवेयर रिलेटेड टू स्टील मैन्युफैक्चरिंग. तो हमारे जो क्लाइंट होंगे, थर्ड पार्टीज होंगे, सारी स्टील होंगी. बट हम इतना बड़ा जो दूसरा जो पर्सन है जो वुडन मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, एंड दैट टू बिजनेस पर्पसेस, नॉट फॉर दिस पर्पस कि हमें अपने जो ऑफिस है उसका फर्नीचर लेना है. हम रॉ प्लैंक्स ले रहे हैं उनसे, वुडन प्लैंक्स ले रहे हैं उनसे, थर्ड पार्टी से. क्या करेंगे उस प्लैंक्स का हम? सो इट्स अ बिजनेस डील, एंड दैट टू बहुत हाई लेवल का वो ले रहे हैं उससे हम रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल में एंटर हो रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज बियॉन्ड इट्स पावर, विच इज अल्ट्रा वायर्स टू कंपनीज पावर. Company can't enter into contract with third party who are dealing with a raw material such like a wooden plank or not. So ये तो किसको पता होता है? कंपनी को पता. कंपनी तो लिख दिया आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में. कंपनी तो उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकती. अगर कंपनी गई है उसके बियॉन्ड,
So ultra vires act जब भी होते हैं that those are void acts, void ab initio. But उस act के through कुछ problem arise होती है third party के इस time में. The third party can sue the director personally. So the director of that company shall be personally liable at that point of time. So the court will lift the corporate veil in case company is entering into a ultra vires act. Right? So these are the situation and circumstances where veil can be lifted. So this is a complete list. So this I'll share with you, and Tuesday onwards we'll start from here. Determination of character. यहाँ से शुरू करेंगे हम. And आपके धीरे धीरे जो topic 1 के cases हैं, 1 day में 2 cases cover करके we'll finish it off जितना जल्दी हो सकता है. Then we'll enter into prospectus और promoter. वहां से शुरू करेंगे. Right? So that's all about today's class. Any question? Ma'am, can court devise a new ground for lifting a corporate veil, or they are restricted to these 13 mentioned only? No. It's just, आपने तो I think law में आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ Supreme Court, High Court, they are empowered to make a law itself. So if there are certain exceptional situation, we can go beyond this as well. This is a modern trend. अभी का trend है ये. Because what is the source of these 13 points? Are they mentioned in the Companies Act 2013? Statutory provisions are expressly mentioned, and मैं आपको पूरा चार्ट भी दे दूंगी कि कौन कौन से sections हैं in Companies Act 2013 related to statutory provision where court can lift the corporate veil. And for judicial pronouncement, you have to rely on these judicial situations, judicial cases. Okay. Utkarsh SBI card IPO was subscribed recently. ठीक है. There's no need to go into IPO and these. हम लोग यहाँ पे securities regulations नहीं पढ़ रहे हैं. बार मैं आप लोगों को आप लोग कभी फील मत करिएगा कि मैम ये नहीं बता रही हैं, वो नहीं बता रही हैं, बिकॉज शेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स के माइंड में आती हैं, वो पूछना चाहते हैं. मैं बस आपको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ. मेरा काम एज अ टीचर इज दिस कि आप बिल्कुल फोकस्ड रहें, इधर उधर नहीं जाएं, बिकॉज आप कॉर्पोरेट लॉ को देखेंगे ना, आपको लगता है छोटी सी लॉ है. नहीं, ये अथाह सागर है. इट इज जस्ट लाइक बल्कि मुझे लगता है क्रिमिनल लॉ इज वेरी फोकस्ड. बहुत सिंपल सा है. 3 एक्ट पढ़ा, खत्म. एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, दैट्स इट. कॉन्स्टिट्यूशन अगेन बल्कि डॉक्यूमेंट, बट उसके इम्प्लीकेशंस काफी वास्ट हैं. हर दिन हम कुछ ना कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से ग्रो कर रहे हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट इटसेल्फ, क्या नहीं है कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट लॉज, आपकी कंपनी लॉ, आपका सेल ऑफ गुड्स, आपका बेसिक जो है कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, कंपनी लॉ तो हेड है आपका इन सब चीजों की ट्रांजैक्शंस का. योर सिक्योरिटी रेगुलेशन, योर कॉम्पिटिशन लॉ, मतलब ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कितना कुछ है कॉर्पोरेट में. बहुत सारी चीजें हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इटसेल्फ इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. अगर कॉर्पोरेट को आप डिग करने की सोचें तो बहुत कुछ मिलेगा आपको. सो बहुत सारी चीजों को हम क्लब नहीं कर सकते अभी. वी हैव टू बी फोकस्ड. जितना हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को फोकस्ड रख पाऊं. राइट दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए अपडेट्स मिलते रहें. और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. धन्यवाद.